नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। यहाँ पर देखिए 500 प्रश्न यहाँ पर मैंने रखे हैं। वैसे ज़्यादा भी प्रश्न हो सकते हैं। हर पार्ट में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी टोटल 5 पार्ट में आपको ये 500 प्रश्न मिलने वाले हैं। जो पार्ट 1 है इसमें आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, 5 पार्ट में कवर होंगे। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो पहला प्रश्न आज का हमारा, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी। यहाँ पर जो पुस्तक दी रखी है ये किसके द्वारा लिखी गई है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स, विलियम मैकडूगल, वाटसन या फिर जॉन डीवी। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर विलियम जेम्स। याद रखिएगा, जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक है ये विलियम जेम्स के द्वारा रखी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछा गया है। थॉर्नडाइक है, पेस्टालोजी है, विलियम जेम्स या फिर विलियम उंटे है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, थॉर्नडाइक होगा। तीसरा प्रश्न, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण के बारे में पूछा गया है, किसके द्वारा किया गया था। भाटिया के, उषा मेहता के, लज्जा शंकर झा के या फिर C.H. राइस के। याद रखिएगा, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, C.H. राइस होगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। जो परीक्षण हुआ था भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण, ये कब हुआ था, 22 में, 23 में, 24 में या फिर 25 में। भारत में जो प्रथम बुद्धि परीक्षण हुआ था ये 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में हुआ था। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक है। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। विलियम मैकडूगल है, सिगमंड फ्रायड है, उंट है या फिर वाटसन है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा विलियम उंट। याद रखिएगा, मनोविज्ञान के जो संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक होंगे वो विलियम उंट होंगे। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था पूछा गया है। क्षैतिजी विधि का, लंबात्मक विधि का, सांख्यिकी विधि का या फिर प्रयोगात्मक विधि का। आपका राइट आंसर होगा लंबात्मक विधि का। कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। विकास का आयाम है, जो विकास का आयाम है वो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है या फिर उपरोक्त सभी है। विकास का आयाम यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर होगा ये शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है इसमें और संवेगात्मक विकास भी होता है। राइट आंसर उपरोक्त सभी आपका होगा। सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल किसके द्वारा दिया गया। पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर या फिर हल। आपका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की। सामाजिक रचनावाद दर्शन पर जो अत्यधिक बल दिया है ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आपका आकलन भी कर सकते हैं कि आप इन 100 प्रश्नों में कितने नंबर ला पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है आपकी तैयारी बेहतर हो गई है तो इन 100 प्रश्नों में आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। तो नवा प्रश्न है, विकास का क्रम कब प्रारंभ होता है। जो विकास का क्रम है ये कब प्रारंभ होता है, गर्भाधान या फिर गर्भावस्था में, शैशवाकाल, बाल्यकाल या फिर किशोराकाल। तो विकास का जो क्रम है ये गर्भाधान या फिर गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। साक्षात्कार होता है, संप्रेषण होता है, प्रदत्त विश्लेषण होता है, आमने सामने बैठकर वार्तालाप होता है या फिर प्राकृतिक आंकड़ों की संग्रह विधि होती है। साक्षात्कार क्या होता है, राइट आंसर आपका होगा साक्षात्कार आमने सामने बैठकर वार्तालाप होगा। यहाँ पर देखिए साक्षात्कार से भी आप पता कर सकते हैं कि साक्षात होना यानी आमने सामने बैठकर वार्तालाप करना। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। साक्षात्कार विधि के प्रकार आपको यहाँ पर बताना है। प्रमाणित साक्षात्कार, अप्रमाणित साक्षात्कार, प्रमाणित एवं अप्रमाणित दोनों या फिर मिश्रित साक्षात्कार। तो साक्षात्कार विधि के प्रकार होते हैं वो प्रमाणिक और अप्रमाणिक होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। निदानात्मक विधि का दोष, यहाँ पर देखिए निदानात्मक विधि का दोष यहाँ पर आपको बताना है। अधिक श्रम साध्य है, अधिक समय साध्य है, अधिक धन साध्य या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोष बताना है आपको निदानात्मक विधि के। तो इसमें अधिक श्रम साध्य भी होता है, अधिक समय साध्य भी होता है और अधिक धन साध्य भी होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। संभावित विकास का क्षेत्र, आप इसे जेडपीडी के नाम से भी जानते हैं, आपने सुना होगा। जेडपीडी का जो संप्रत्यय है, जेडपीडी का जो संप्रत्यय है ये किसके द्वारा दिया गया या फिर संभावित विकास का क्षेत्र का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया। पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर या फिर वाटसन। जहां पर जेडपीडी आ जाए वहां पर आप आंख मिच के वाइगोत्स्की लगा देना, आपका राइट आंसर सही होगा। यहाँ पर वाइगोत्स्की द्वारा जेडपीडी या फिर संभावित विकास का क्षेत्र का संप्रत्यय दिया गया। पशु मनोविज्ञान,
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। पशु मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वाटसन को, थॉर्नडाइक को, पावलोव को या फिर स्किनर को? राइट आंसर आपका होगा थॉर्नडाइक। याद रखिएगा, पशु मनोविज्ञान का जो पितामह कहा जाता है ये थॉर्नडाइक को कहा जाता है। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यहाँ पर देखिए, नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किसके द्वारा किया गया? हाल ही में जो यूपी टेट की एग्जाम हुई थी उसमें 6 से 7 प्रश्न यानी लगभग आश्चर्यजनक, और सभी यदि सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न जाने तो 8 से 9 प्रश्न वहाँ पर पूछे गए थे। तो आपको इसी प्रकार के यहाँ पर भी प्रश्न मिलने वाले हैं, जैसा कि प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है। तो निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? जन पियाजे, कोहलबर्ग, फ्रायड या फिर सीयर्स? आपका राइट आंसर होगा लॉरेंस कोहलबर्ग। नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा किया गया है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? यदि आप इस वीडियो के माध्यम से लगभग यदि 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, 80 से 85 नंबर यहाँ पर आप प्राप्त कर रहे हैं, तो ये समझिएगा कि आप एग्जाम में लगभग 25 से लगाकर 28 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं, जो भी अभी यूपी टेट की एग्जाम होने वाली है उसमें, यदि आप यहाँ पर 80 से 85 नंबर प्राप्त कर रहे हो तो, क्योंकि उसी प्रकार के यहाँ पर प्रश्न रखे गए हैं। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के बारे में पूछा गया है, किसके द्वारा लिखी गई है? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, वाटसन, फ्रायड? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विलियम मैकडूगल। जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है यह विलियम मैकडूगल के द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रीय शैक्षणिक परिषद प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना है ये कब की गई थी? 61 में, 67 में, 69 में या फिर 59 में? तो राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण परिषद के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा 1961। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना की है ये 1961 में की है। वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक, यहाँ पर देखिए वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। जॉनसन, बर्नन, थर्स्टन व चेव है, पाइन व टेडलर है। वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा पाइन व टेडलर। याद रखिएगा, वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? पाइन व टेडलर होंगे। बालक की शिक्षा में घर के वातावरण का बहुत महत्व होता है। यहाँ जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? रूसो के, हरलोक के, पेस्टालोजी के या फिर ड्रेवर के? आपका राइट आंसर होगा पेस्टालोजी के। बालक की शिक्षा में घर के वातावरण का बहुत महत्व होता है, ये पेस्टालोजी के द्वारा कहा गया। जिन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित थे? इंद्रियगति अवस्था से, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था से? देखिए, मैं पहले भी आपको कहता आया हूँ कि आपको पियाजे से संबंधित प्रश्नों को याद कर लेना है, जो कि उनकी 4 अवस्थाएं हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 4 बताई, क्योंकि ये यूपी टेट एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कौन सी पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी कौन सी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया आपको पता होना चाहिए। जेन पियाजे के द्वारा दिया गया। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो 4 अवस्थाएं बताई। पहली कौन सी है? यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से मैंने ऑप्शन रखे गए हैं, ये इनकी 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। या कह सकते हैं इंद्रिय गति अवस्था कह लीजिए आप, या फिर संवेदी पेशीय अवस्था कह लीजिए। यहाँ पर संवेदी पेशीय अवस्था ज़्यादातर पूछा जाता है। ये संवेदी पेशीय अवस्था की जो अवधि होती है वो कितने से कितने वर्ष तक की होती हैं? तो याद रखिएगा, ये 0 से 2 वर्ष तक की होती हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की हम बात करें तो 2 से 7 वर्ष तक की होती हैं। और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर इसको स्थूल सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ये जो अवस्था होती हैं 7 से 12 वर्ष तक की होती हैं। और जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती हैं ये 12 वर्ष तक की जो बाद की अवस्था होती है उसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये अंतिम अवस्था है और ये प्रथम अवस्था है। ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रथम अवस्था कौन सी है, अंतिम अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है जेन पियाजे की, और तीसरी अवस्था कौन सी है। तो आपको इन को अच्छे से याद कर लेना है कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अवस्था कौन सी है, क्योंकि हाल ही में यूपी टेट में एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। एक व्यक्ति एकांत में विश्वास रखता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, शून्यमुखी या फिर उभयमुखी? एक व्यक्ति एकांत में विश्वास रखता है उसे क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा उसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहा जाता है, अंतर्मुखी व्यक्ति कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया? बी.एन. झा के, वुडवर्थ के, हरलोक के या फिर जेम्स ड्रेवर के? आपका राइट आंसर होगा बी.एन. झा के। याद रखिएगा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यहाँ बी.एन. झा के द्वारा कहा गया। यह पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। हम में से कुछ लोग कुछ तो लंबे हैं तो कुछ तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ तो गोरे हैं कुछ काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर हैं। यह कथन
किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किस सिद्धांत पर आधारित है ये आपको बताना है। बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर है, बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर है, व्यक्तिक विभिन्नता पर है या फिर व्यक्तिक प्रगतिशीलता पर है। यदि आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और ध्यान देंगे राइट आंसर निकल के आएगा व्यक्तिक विभिन्नता पर। जो व्यक्ति की विभिन्नता होती है उसके ऊपर यह सिद्धांत दिया गया या फिर उस पर आधारित ये सिद्धांत है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है। आंतरिक अभिप्रेरक है, बाह्य अभिप्रेरक है, दैहिक अभिप्रेरक है या फिर मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा ये कौन सा अभिप्रेरक होगा, आंतरिक अभिप्रेरक होगा। याद रखिएगा एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की जो इच्छा है ये किस प्रकार का अभिप्रेरक होगा, आंतरिक अभिप्रेरक होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, माँ को सच्ची प्रेमिका और पिता को सच्चा शिक्षक किसके द्वारा बताया गया है। रूसो के, कमेनियस के, हरलोक के या फिर ड्रेवर के। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर रूसो के। याद रखिएगा माँ को सच्ची प्रेमिका और पिता को सच्चा शिक्षक रूसो के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी के सभी इंपोर्टेंट है, सभी के सभी को आपको याद कर लेना है। आपके नोट्स यहाँ पर आप बना सकते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। वेस्लर के, बीने के, स्पीयरमैन के या फिर स्टनबर्ग के। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड बीने के। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, तो ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया था। अपने विषय में बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। स्वानुभूति का, आत्मवर्णन का, आत्मनियंत्रण का या फिर स्वधारणा का, स्व अवधारणा का। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा आत्मवर्णन का। याद रखिएगा अपने विषय में बताने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे वो आत्मवर्णन होगा। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं। यहाँ पर देखिए बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है पूछा गया है। एक तत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत या फिर बहुतत्व का सिद्धांत। तो यदि आपने बुद्धि का चैप्टर पढ़ा होगा राइट आंसर आपका सामने है प्रत्यागमन का सिद्धांत। जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत, ये तीनों ही बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित रखते हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अपने विषय में स्वयं की विचारधारा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न को बदल दिया गया है। अपने विषय में स्वयं की विचारधारा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। स्वानुभूति, स्व अवधारणा, आत्मसम्मान या फिर आत्मवर्णन। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्व अवधारणा। याद रखेगा अपने विषय में स्वयं की विचारधारा के लिए स्व अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा स्टनबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। प्रश्न में पूछा जाए कि त्रिस्तरीय सिद्धांत जो बुद्धि का है ये किसके द्वारा दिया गया, तो स्टनबर्ग के द्वारा दिया गया। अब पूछा जाए कि ये किसका एक रूप है, व्यवहारिक बुद्धि का है, प्रायोगिक बुद्धि का है, संसाधन पूर्ण है या फिर गणितीय बुद्धि का है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा व्यवहारिक बुद्धि का। याद रखिएगा स्टनबर्ग का जो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है ये व्यवहारिक बुद्धि का एक रूप है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसके विकास में कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या फिर भाषाई। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा जैविक। याद रखिएगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बालकों में हड्डियों के बड़े होने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो बालकों में हड्डियों के बड़े होने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। अस्थि निर्माण कहते हैं, अस्थि विकास कहते हैं, अस्थि विवृद्धि कहते हैं या फिर हड्डियों पर कैल्शियम का जमा होना कहते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अस्थि निर्माण कहते हैं। बालकों में हड्डियों के बड़े होने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, अस्थि निर्माण कहते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। साहचर्य के नियम, यहाँ पर देखिए साहचर्य के नियम कौन से हैं। समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम या फिर ये सभी। तो साहचर्य के नियम के बारे में पूछा गया है तो वो समानता का नियम भी है, समीपता का नियम भी है और वैषम्य का नियम भी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, समायोजन, सीखना या फिर चिंतन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ये किसके द्वारा कहा गया, गेट्स के द्वारा कहा गया। और अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है या फिर चिंतन है। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा ये आपका सीखना होगा। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए,
गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोल्डमैन से संबंधित पूछा जाता है। गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित रखते हैं? संवेगात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपके सामने है संवेगात्मक बुद्धि। जो गोल्डमैन है ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित रखते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, बुद्धि का, पढ़ने की दक्षता का या फिर इनमें से कोई नहीं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ये बुद्धि का मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? यहाँ पर देखिए फ्रायड से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, 2, 3, 4 या फिर 5, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 5। याद रखिएगा, व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं पूछे फ्रायड के अनुसार तो आपका राइट आंसर होगा 5। कौन कौन सी? मुखी अवस्था जो कि जन्म से 1 वर्ष तक की होती हैं, दूसरी होती है गुदावस्था जो कि 2 से 3 वर्ष तक की होती है। यहाँ पर देखिए मैं क्रम वाइज आपको बता रहा हूँ, आपको क्रम वाइज ही याद रखना है। मुखी अवस्था जन्म से 1 वर्ष, गुदावस्था 2 से 3 वर्ष, लैंगिक अवस्था 4 से 5 वर्ष, सुषुप्ता अवस्था 6 से 12 वर्ष और अंतिम अवस्था होगी जननी अवस्था जो कि 12 से 20 वर्ष तक की फ्रायड के द्वारा बताई गई है। एक और प्रश्न पूछा जाता है, आपने ईड ईगो सुपर ईगो के बारे में तो सुना होगा, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन के बारे में सुना होगा। ये किसके द्वारा दिए गए हैं? तो फ्रायड के द्वारा ही दिए गए हैं। प्रश्न में यदि पूछा जाए आपसे कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। और फ्रायड ने मन की कितनी दशाएं बताई? यदि प्रश्न में सीधा सीधा पूछे कि फ्रायड ने मन की कितनी दशा बताई है, तो आपको पता होना चाहिए 3 दशा बताई गई, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। उसके बाद पूछा जाए कि फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई, तो उन्होंने वहां पर भी 3 अवस्था बताई, लेकिन कौन कौन सी बताई है? जिसको हम बोलते हैं ईड ईगो सुपर ईगो, यानी कि इदम अहम और परम अहम। ये 3 अवस्थाएं बताई है फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंचित बच्चे कहलाते हैं, अपंग बच्चे कहलाते हैं, अभावग्रस्त बच्चे कहलाते हैं, मंदबुद्धि बच्चे कहलाते हैं या फिर प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं? आपका राइट आंसर होगा वो अभावग्रस्त बच्चे कहलाते हैं। जो वंचित बच्चे होते हैं वो अभावग्रस्त बच्चे कहलाते हैं। एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। एडोलसेंस के बारे में आपको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। गोल्डमैन, क्रेसमर, स्टैनली होल या फिर जेन पियाजे। याद रखिएगा, एडोलसेंस पुस्तक के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर होगा स्टैनली होल। स्टैनली होल के द्वारा एडोलसेंस पुस्तक लिखी गई। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। कौन सा बालक कहलाता है? पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक या फिर बाल अपराधी? राइट आंसर आपका होगा जो सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला जो बालक होता है ये बाल अपराधी कहलाता है। क्या कौन सा बालक कहलाएगा? वो बाल अपराधी बालक कहलाएगा। किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? यहाँ पर देखिए किसके द्वारा सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया? युंग, फ्रायड, एडलर या फिर सलीवन? राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका युंग। याद रखिएगा, युंग के द्वारा सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य। यहाँ पर देखिए अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य पूछा गया है। व्यक्तिगत समायोजन है, सामाजिक व राजनीतिक चेतना है, व्यवहार परिवर्तन है या फिर स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना है। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा व्यवहार परिवर्तन। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी? यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी विषय वस्तु के बारे में आपको बताना है, लेकिन नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए बताना है मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार या फिर मेरा विद्यालय। आपका राइट आंसर होगा सबसे अच्छी विषय वस्तु होगा आपका मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा की यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए जो विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी वो मेरा परिवार होगी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? जैसे कि हमने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था आपको बताई, कितनी बताई गई है? 4 बताई, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि वो 4 अवस्थाओं में से कौन सा चरण है या फिर कौन सी अवस्था है जिस पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। संवेदी प्रेरक चरण है, पूर्व सक्रियात्मक चरण है, मूर्त सक्रियात्मक चरण या फिर औपचारिक सक्रियात्मक चरण है? तो आपका राइट आंसर होगा संवेदी प्रेरक चरण या फिर संवेदी पेशी अवस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। और यहाँ अवस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती है? तो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है संवेदी प्रेरक चरण या फिर संवेदी पेशी अवस्था।
चलिए, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, सुगमकर्ता की होनी चाहिए, अनुदेशनकर्ता की होनी चाहिए, प्रशिक्षण की होनी चाहिए या फिर नियंत्रणकर्ता की होनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए ये किस प्रकार की होनी चाहिए? राइट आंसर होगा सुगमकर्ता। याद रखिएगा, सीखने की प्रक्रिया में जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो सुगमकर्ता की होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करता है? यहाँ पर देखिए, अधिगम को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? शिक्षार्थी का उत्प्रेरणा, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियां या फिर शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा देखिए शिक्षार्थी की परिपक्वता। याद रखिएगा, जो अधिगम को प्रभावित करता है वो शिक्षार्थी की परिपक्वता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखक है। यहाँ पर देखिए संवेगात्मक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, संवेगात्मक या फिर गोलमैन जो हैं ये किससे संबंधित रखते हैं? तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित रखते हैं। और जहाँ पर जो पुस्तक दी गई है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? डेनियल गोलमैन के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डेनियल गोलमैन के द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में रिक्तस्थान और रिक्तस्थान है, निष्क्रिय और सरल है, सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सामाजिक है या फिर सक्रिय और सरल है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधिया कहलाता है, सीखने में हस्तांतरण, सीखने में पठार या फिर सीखने में रुचि। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है तो वो सीखने में हस्तांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखने में हस्तांतरण कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। स्मृति, सीखना, प्रेरणा या फिर चिंतन। आपका राइट आंसर होगा सीखना। याद रखिएगा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यह कहलाता है। स्तंभाकृति कहलाता है, आवृत्ति बहुभुज कहलाता है, संचयी आवृत्ति कहलाता है या फिर रेखाचित्र कहलाता है। आपका राइट आंसर होगा स्तंभाकृति। याद रखिएगा, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह स्तंभाकृति कहलाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में बाल विकास के अध्ययन की जो शुरुआत है ये किसके प्रयासों से शुरू हुई थी? गीजूभाई बधेका, रास के या फिर थॉर्नडाइक के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गीजूभाई बधेका। याद रखिएगा, भारत में जो बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई थी ये गीजूभाई बधेका के प्रयासों से शुरू हुई थी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में किशोर सुधार गृह कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में है, नासिक में है, आगरा में है या फिर दिल्ली में है? भारत में किशोर सुधार गृह के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा ग्वालियर में। भारत में किशोर सुधार गृह ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न, वह अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकी दृष्टिकोण या फिर प्रक्षेणात्मक दृष्टिकोण? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सतही दृष्टिकोण। वह अभ्यास के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है ये सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। पेस्टोलॉजी की प्रसिद्ध रचना कौन सी? यहाँ पर देखिए, पेस्टोलॉजी की प्रसिद्ध रचना के बारे में पूछा गया है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, एडोलसेंस, बेबी बायोग्राफी या फिर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी? पेस्टोलॉजी की जहाँ पर बात आए आपका राइट आंसर होगा बेबी बायोग्राफी। याद रखिएगा, पेस्टोलॉजी की जो प्रसिद्ध रचना है ये बेबी बायोग्राफी है। बाकी जो पहला, दूसरा और तीसरा यानी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, एडोलसेंस, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, तो यहाँ पर एडोलसेंस के बारे में आपको बता चुका हूँ कि स्टैनली हॉल के द्वारा लिखा गया है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, दोनों के बारे में को आगे बताने वाला हूं। चलिए, किसने कहा है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं? हरलोक के, सोरेंस के, भटनागर के या फिर क्रो एंड क्रो के? राइट आंसर आपका होगा हरलोक के। जो दिया गया कथन है हरलोक के द्वारा दिया गया है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती। व्यक्तित्व भेद पाए जाते हैं, बुद्धि स्तर में पाए जाते हैं, अभिवृद्धि में पाए जाते हैं, गतिवाही योग्यता में पाए जाते हैं या फिर इन सभी में पाए जाते हैं? आपका राइट आंसर होगा जो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं वो बुद्धि स्तर में भी पाए जाते हैं, अभिवृद्धि में भी पाए जाते हैं और गतिवाही योग्यता में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा। चिंतन प्रारंभ होने के लिए
क्या आवश्यक है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव है, भाषा है, तर्क है या फिर समस्या है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर समस्या। याद रखिएगा, चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? संवेगात्मक बुद्धि, फिर संवेगात्मक बुद्धि यहाँ पर आया हुआ है और इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। संवेगात्मक बुद्धि जहाँ पर आए वहाँ पर आंख मीचकर आप राइट आंसर क्या लगा सकते हैं? डेनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है ये डेनियल गोलमैन को जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प ही आपका सही होगा। चलिए, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? यहाँ पर क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? कृशकाय यानी कि दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय या फिर ये सभी? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर कि क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को 3 प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है और तीनों आपके सामने हैं, कृशकाय, सुडोलकाय और गोलकाय। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ये सभी। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता का है, अभिक्षमता का है, अभिवृत्ति का या फिर मूल्य का है? आपका राइट आंसर होगा अभिक्षमता का। जो आपकी एग्जाम ली जाती है टीईटी के द्वारा, वो यहाँ पर बताया गया है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका वो किसका मापन करता है, तो वो आपकी अभिक्षमता का मापन करता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम की, स्मृति की, अभिप्रेरणा की या फिर सृजनात्मकता की? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा स्मृति की। याद रखिएगा, संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो ये स्मृति की व्याख्या करता है। चलिए, बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। केटेल है, थॉर्नडाइक है, वर्नन है या फिर स्किनर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जहाँ पर आपको तरल क्रिस्टली शब्द आए वहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? केटल। याद रखिएगा, बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के जो प्रतिपादक होंगे वो केटल होंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये तो सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर आपका क्या होगा? स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रतिपादक होंगे वो स्किनर होंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी की एक वीडियो मैंने आपको बनाई है कि उन सिद्धांतों को और किन किन नामों से जाना जाता है। यदि आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनको और किन किन नामों से जाना जाता है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो काफी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, या तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको विजिट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर वीडियो कहां पर, यदि आपको नहीं मिल रही है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां पर जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान माना जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान किसे माना जाता है? स्किनर को, थॉर्नडाइक को, फ्रोबेल को या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका होगा थॉर्नडाइक को। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यहाँ कथन निम्नांकित में से किसका है? पियाजे का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या फिर रास का? राइट आंसर आपका होगा वुडवर्थ का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यहाँ कथन वुडवर्थ के द्वारा दिया गया। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ पूछा गया है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। पूर्वाग्रही किशोर या फिर पूर्वाग्रही किशोरी अपने रिक्त स्थान के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली, संपत्ति या फिर वास्तविकता? राइट आंसर आपका होगा पूर्वाग्रही किशोर या फिर पूर्वाग्रही किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक सफल इंटीरियर डिजाइनिंग में किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि? राइट आंसर आपका होगा अमूर्त बुद्धि। याद रखिएगा, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस तरह की बुद्धि का प्रबलशीलता होती है? तो ये अमूर्त बुद्धि की प्रबलशीलता होती है। पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का जो संप्रत्यय है ये किसके द्वारा दिया गया? रोजर्स के, फ्रायड के, गॉल्टन के या फिर पावलोव के? आपका राइट आंसर होगा कार्ल रोजर्स के। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का जो संप्रत्यय दिया गया है ये कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है। पास एलांग टेस्ट का विकास किसके द्वारा किया गया है? अलेक्जेंडर, बिनेट, मार्गन या फिर टेलर? आपका राइट आंसर होगा WP अलेक्जेंडर। पास एलांग टेस्ट का जो विकास है ये WP अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया है।
निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है? कल्पना, केंद्रीकरण, संजीव चिंतन या फिर वस्तु स्थिर। यहाँ पर देखिए, यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो अभी तक 2 से 3 वीडियो हम अभी बाल विकास के प्रैक्टिस सेट आपको दे चुके हैं, यानी कि टोटल 90 प्रश्न आपको दे चुके हैं। तो उसमें से भी यहाँ पर हमने 10 प्रश्न लिए हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपने वो प्रश्न पढ़े, उसके आंसर आपको पता है या फिर नहीं। तो 100 प्रश्न में आपको 10 प्रश्न वो भी देखने को मिलेंगे। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, उन्होंने सजीव चिंतन नाम दिया है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रियर के, सीन के, डार्विन के या फिर स्टर्न के? राइट आंसर आपका होगा डार्विन। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? अभी हाल ही में आरटी एक्ट 2009 के लगभग 70 प्रश्न अपलोड किए, यानी कि एक ही वीडियो में आपको 70 प्रश्न मिलेंगे। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है, 65 से 70 प्रश्न आपको मिलेंगे, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो सरल सा प्रश्न है, राइट आंसर आपके सामने है। 6 से 14 वर्ष बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। और जितने भी प्रश्न वहाँ पर आरटी एक्ट से पूछे जाते हैं वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, यहाँ पर देखिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछा गया है। स्टैनली हॉल है, विलियम जेम्स है, जीन पियाजे हैं या फिर विलियम ब्रेकन है? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर होगा विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर विलियम जेम्स होगा। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? रिपोर्ट के, जिन पियाजे के, ट्रेसी के या फिर पिल के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जो दी गई परिभाषा है ये जिन पियाजे की है। इनका कहना है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। किसके द्वारा कहा गया है? तो जिन पियाजे के द्वारा कहा गया है। किस मनोवैज्ञानिक को जनतंत्री शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिनको जनतंत्री शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है? टर्मन को, फ्रायड को, डुवी को या फिर किलपैट्रिक को? राइट आंसर आपका होगा जॉन डीवी को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जॉन डीवी को जनतंत्रिका शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो जाता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? एरिक्सन ने अपना जो सिद्धांत दिया था उनमें कितनी अवस्थाएं बताई थी? 8 अवस्थाएं बताई थी। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा, इन सभी का वर्णन मैंने वहां पर किया है। तो यहाँ पर सीधा आंसर दूंगा, 18 माह से 3 वर्ष से 3 से 6 वर्ष हैं, 6 से 12 वर्ष या फिर किशोरावस्था है। राइट आंसर आपका होगा 3 से 6 वर्ष तक की, जो कि पहल बनाम दोष अवस्था है। ये किसकी अवस्था है? तो ये एरिक्सन की अवस्था है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं? यहाँ पर देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है पूछा गया है। ये 79वां प्रश्न है, 89 नहीं है, 79वां प्रश्न है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति? यहाँ पर कौन सा कारक नहीं है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका धार्मिक वातावरण। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसके द्वारा किया गया है? कार्ल पियर्सन के, मैकडूगल के, मेंडल के या फिर पावलाव के? तो जहां पर वंशानुक्रम आपको दिखे आप राइट आंसर लगा सकते हैं मेंडल। वंशानुक्रम से संबंधित जो प्रयोग है चूहों पर मेंडल के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस पुस्तक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गिलफोर्ड के, क्रेसमर के, वाटसन के या फिर हल के? राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा हल के, CH हल के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक लिखी गई। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। व्यक्तित्व का पहला प्रक्रियात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। व्यक्तित्व का पहला प्रक्रियात्मक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? मन के, सेल्डन के, हिपोक्रेट्स के या फिर थ्रस्टन के? राइट आंसर आपका होगा जो व्यक्ति का पहला प्रक्रियात्मक वर्गीकरण है ये हिपोक्रेट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 3रा वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराहम, केंद्रिता, संजीव चिंतन या फिर वस्तु स्थैर्य। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, यह कथन बालक के सजीव चिंतन के लक्षण की ओर इंगित करता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? स्किनर, बंडूरा, चॉम्स्की या फिर टोलमैन। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा नाम चॉम्स्की के द्वारा यह दावा किया गया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है? प्लेटो ने, रूसो ने, जॉन लोक ने या फिर अरस्तु ने। राइट आंसर होगा प्लेटो ने। शिक्षा प्रणाली में जो अनुकरण को विशेष महत्व दिया है, ये प्लेटो के द्वारा दिया गया है। बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन? यहाँ पर देखिए, बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। गिलफोर्ड है, अल्फ्रेड बीने है, प्रूनर है या फिर विलियम स्टर्न है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विलियम स्टर्न। बुद्धिलब्धि अवधारणा के जो प्रथम प्रतिपादक होंगे वो विलियम स्टर्न होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भावात्मक बुद्धि का परिभाषित शब्द देने वाले विद्वान है। भावात्मक बुद्धि को परिभाषित शब्द देने वाले विद्वान कौन से हैं? गोल्डमैन है, टर्मन है, बीने है या फिर गॉल्टन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डेनियल गोल्डमैन। भावात्मक बुद्धि का जो परिभाषित शब्द देने वाले हैं वो डेनियल गोल्डमैन है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, यहाँ पर देखिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछा गया है। विलियम वुंट हैं, पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं या फिर मास्लो है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर विलियम वुंट होगा। 1909 में प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विलियम हेली, जॉन डीवी, थॉर्नडाइक या फिर वाटसन। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विलियम हेली। 1909 में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक का जो निर्माण किया गया था ये विलियम हेली के द्वारा किया गया था। बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किया था? स्टैनली हॉल, विलियम जेम्स, पियाजे या फिर ब्रेकन। बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? आपका राइट आंसर होगा स्टैनली हॉल के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बालक के अध्ययन संबंधी जो प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किया गया था वो स्टैनली हॉल के द्वारा किया गया था। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के निकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या फिर संरचनावाद। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मनोविश्लेषणवाद। कौन से सिद्धांत के बारे में पूछा गया था? तो वो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है जिसमें बाल्यकाल के अनुभव के निकासात्मक आयाम पर बल दिया गया था। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टैनली हॉल, पियाजे, वाइगोत्स्की या फिर मास्लो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्टैनली हॉल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टैनली हॉल को किशोर मनोविज्ञानिक के पिता के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? प्रतिस्पर्धा, संपन्नता, श्रम के प्रति सम्मान या फिर राष्ट्रवाद। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा श्रम के प्रति सम्मान। श्रम के प्रति सम्मान मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 19, 20, 21 या फिर 32। सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, काफी बार आपने एग्जाम में पढ़ा होगा या फिर और कहीं पढ़ा होगा। अनुच्छेद 21 है, भारत के संविधान अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए हैं? बर्दाइमन ने, एबिंगहॉस ने, मेस्लो ने या फिर हल ने। विस्मरण का जो प्रयोग है ये स्वयं पर किसके द्वारा किया गया है? तो ये एबिंगहॉस के द्वारा किया गया है स्वयं पर विस्मरण का प्रयोग। अगला प्रश्न है, इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले या फिर देने वाले मनोविज्ञान कौन सा है? जुंग है, स्किनर है, एंजिल है या फिर मॉन्टेसरी है। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका मारिया मॉन्टेसरी। इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले जो मनोवैज्ञानिक होंगे वो मारिया मॉन्टेसरी होंगे। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अवचेतन से प्रयुक्त व्यू रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है यहाँ कहलाती है, यहाँ क्या कहलाती है? रक्षा युक्ति, स्व बचाव, स्व प्रत्यय या फिर स्व बचाव व्यू रचना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा रक्षा युक्ति। याद रखिएगा, अवचेतना से प्रयुक्त व्यू रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है वह रक्षा युक्ति कहलाती है।
अगला प्रश्न, दूसरों के अनुभव किए हुए संवेग को महसूस करने की योग्यता कहलाती है परानुभूति, सहानुभूति, समसंवेग या फिर सम अनुभूति। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सम अनुभूति। याद रखिएगा, दूसरों के अनुभव किए हुए संवेग को महसूस करने की जो योग्यता है यह सम अनुभूति कहलाती है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। यहाँ पर देखिए 99 प्रश्न है, इसके बाद में आपको अंतिम प्रश्न मिलेगा। यदि आप यहाँ पर आ गए होंगे तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करना है, सभी के पास आपको शेयर करना है और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फटाफट ये तीनों कार्य आपको कर लेना है यदि अभी तक आपने नहीं किए हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है, ये पूछा गया है। स्टनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, गिलफोर्ड त्रिआयामी सिद्धांत या फिर स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। यहाँ पर देखिए 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं। त्रितंत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्टनबर्ग के द्वारा दिया गया। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? गार्डनर के द्वारा दिया गया। त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया और इन्हीं के द्वारा त्रिकारक सिद्धांत भी दिए गए। तो यहाँ पर 4 से 5 प्रश्न आपके कंप्लीट हो रहे हैं और अब आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से वो कौन से सिद्धांत हैं जो कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर स्टनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। ये बुद्धि का सिद्धांत ऐसा है जो कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न, किसके अनुसार शिक्षा में अनुभवों के द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए? मैकडूगल, पावलोव, किलपेट्रिक या फिर मैक्स वर्दिमर। राइट आंसर आपका होगा किलपेट्रिक। याद रखिएगा, किलपेट्रिक के अनुसार शिक्षा में अनुभवों के द्वारा सीखने को प्रावधान दी जानी चाहिए, तो प्रधानता दी जानी चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। तो यहीं पर आज के जो 100 प्रश्न हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको यदि अभी तक आपने कमेंट के माध्यम से नहीं बताया तो आपको अब बताना है कि जो 100 प्रश्न हैं वो आपको कैसे लगे। अगले 100 प्रश्न जल्दी ही आने वाले हैं, टोटल आपको 500 प्रश्न मिले। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।